नमस्कार, प्राइम उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। आजमगढ़ में सपा के खेले में सेंधमारी करने के लिए बीजेपी ने बड़ी चाल चली है। यहां के यादव वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। इसी क्रम में सीएम मोहन आजमगढ़ के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी की योजनाओं का लोगों के सामने बखान किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 3 सत्रों में आजमगढ़, लालगंज, घोसी, बलिया और सलेमपुर लोकसभा इलाके के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर 24 के लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र भी दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे कुछ प्रवास बनाए अलग अलग स्थानों पर जाने के। उसी सिलसिले में आज मैं आजमगढ़ यूपी में हूँ और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे अपने श्रेणी सह कार्यकर्ता अपने अपने लोकसभा के अंदर जो उनकी जवाबदारी दी गई है, लोकसभा प्रभारी, लोकसभा संयोजक, जिला अध्यक्ष या अलग अलग श्रेणी के कार्यकर्ता, और मुझे जिस प्रकार का लक्षण दिखाई दे रहा है, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारा अपना उत्तर प्रदेश का भाजपा का संगठन बहुत कुशलता के साथ अपने जो उनको उत्तरदायित्व दिया है उसका निर्वहन कर रहा है। और खास हम सब देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश तो पूरे देश को लीड कर रहा है। अयोध्या के बाद जिस प्रकार का वातावरण दिखाई दे रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उनके कर्तृत्व से जनता ने न केवल उनका दिल जीता है बल्कि सभी प्रकार के विकास की संभावनाओं के प्रतिमान बन के नरेंद्र मोदी जी का चेहरा सबके सामने आया है। इसलिए पूरे देश की लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा की आबादी के मतदाता सब तय कर चुके हैं कि उधर मथुरा में बीजेपी के ग्राम परिक्रमा योजना की शुरुआत हुई है। पार्टी के किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष और ग्राम परिक्रमा यात्रा के कार्यक्रम संयोजक गोविंद शर्मा के आवास दीनदयाल धाम खैरा में कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह ने किया। वहीं मंच पर मौजूद भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारियों के सामने नृत्यांगनाओं ने मंच पर जमकर ठुमके भी लगाए। जो हमारी पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण एक अंग है, उनका ये ग्राम परिक्रमा का कार्यक्रम आज प्रारंभ हुआ है। मुझे भी यहाँ आने का मौका मिला है। ये खैरा गांव वो गांव है जहाँ श्रद्धेय अटल जी ने सबसे पहले मथुरा जिले में पूरी ब्रज भूमि में यह शाखा प्रारंभ की थी। आज किसान खुशहाल है तो देश खुशहाल है। आदरणीय मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी, जिस समय 2017 में हमारी सरकार बनी, किसानों के कर्जे माफी से ही हमारी कार्रवाई प्रारंभ हुई। आज किसानों को 2,36,000 करोड़ रुपया गन्ने का किसानों के खाते में हमने 6.5 साल में दिया है। प्रदेश के पदाधिकारी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम लोगों ने यहाँ पे लोगों को मोदी जी की रीति नीतियों के बारे में बताया और जो अभियान हमें दिया गया है ग्राम परिक्रमा यात्रा, उसका उद्घाटन आज हम खैरा गांव से कर रहे हैं। 400 तो क्या उम्मीद जो है 400 की पार की जो आंकड़ा है, क्या ऐसा लग रहा है? आप गांव-गांव घूम रहे हैं तो क्या ऐसा लग पा रहा है आपको? एक ही नारा चला हुआ है, अब की बार 400 पार, एक बार फिर से मोदी सरकार, और हम उसी उम्मीद के साथ आगे बढ़े हुए हैं और उसी उम्मीद पे हम कार्य कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सपा, बसपा और कांग्रेस को बड़ा झटका लगते हुए दिखाई दे रहा है। श्रावस्ती में एक साथ 82 नेता सपा, बसपा और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। कार्यक्रम में बीजेपी विधायक राम फेरन पांडे, बीजेपी जिला प्रभारी शिव नायक समेत बीजेपी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। अयोध्या के गांधी सभागार में नगर निगम बोर्ड की बैठक संपन्न हुई। इस सदन में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुआ। इसके साथ ही बैठक में अयोध्या के विकास पर भी चर्चा की गई। साथ ही इस बैठक में टैक्स में कमी करने पर भी चर्चा हुई। इस बैठक में महापौर के साथ नगर आयुक्त विशाल सिंह और सभी पार्षद मौजूद रहे। देखिए, हम लोगों की बोर्ड की बैठक आज राम मंदिर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए, अयोध्या का विकास इस स्तर से हो रहा है उसके लिए आदरणीय योगी जी को धन्यवाद देने के लिए, और जो विकास कार्य लंबित थे उन पे चर्चा करने के लिए। कुछ टैक्सेशन को लेकर भी बातें आई हैं, कुछ हम लोग जो एनओसी दे रहे हैं उसको भी घटाने की बातें उसमें आई हैं, और कुछ विरासत पे हम लोग अतिरिक्त शुल्क ले रहे थे उसको भी घटाने की बातें आई हैं। कुल मिला के एक बहुत सार्थक चर्चा बोर्ड के सदस्यों ने, सभी माननीय सदस्यों ने मिलकर की, और मुझे लगता है कि आज के लिए गए निर्णयों के आधार पर बोर्ड जिस तरह से अयोध्या महानगर के लोगों की सेवा कर रहा है और प्रभावी ढंग से और सक्षम ढंग से हम लोग सेवा करने में सक्षम समर्थ हैं।
बोर्ड की बैठक जो पूर्व में हुई थी उसमें काफ़ी सारे निर्णय ऐसे थे जो उनके प्रस्ताव जिनका स्वीकृति नहीं हो सकी थी, उन सभी पर आज बैठक में पर पढ़ा गया और बोर्ड के पूर्व के जो निर्णय थे, सामान्य सभासद के प्रस्ताव थे, उन पर विचार विस्तृत रूप से विचार किया गया और विचारोपरांत हम लोग प्रयास करेंगे कि सभी के जो अपेक्षाएं हैं, जो निर्णय थे, उन प्रस्तावों पर कार्रवाई हो जाए। और दूसरा जो पूर्व में बोर्ड वाला द्वारा दिए गए निर्णय हैं जिन पर की कार्रवाई नहीं हुई है, इस बार ये भी निर्णय लिया गया है कि अगली बोर्ड बैठक तक यदि जो संबंधित विभागाध्यक्ष हैं वो उन पर कार्रवाई करके बोर्ड को अवगत नहीं कराते तो उनके विरुद्ध शासन को बोर्ड के सदन के जो प्रस्ताव के माध्यम से उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई के लिए भी लिखा जाएगा। उधर श्रावस्ती डीएम कृतिका शर्मा के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दरअसल बीते दिनों डीएम ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया था। इस दौरान 6 डॉक्टर्स ड्यूटी से नदारद मिले थे, जिससे नाराज डीएम ने सीएमएस से इन्हीं सभी डॉक्टरों का वेतन रोकने का आदेश दिया था। डीएम के निर्देश मिलने के बाद इन सभी डॉक्टरों का वेतन रोक दिया गया है, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। मेरे लगातार निरीक्षण के दौरान तथा नियमित राउंड करने के बाद पाया गया कि कुछ डॉक्टर ज़्यादातर देर से आते हैं। इसलिए बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी माननीय जिला अधिकारी महोदय के द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसमें भी ये लोग अनुपस्थित पाए गए थे। उस समय तक उचित कारण स्पष्ट नहीं किया, इसलिए इन लोगों का वेतन रोका गया। वाराणसी के एक अधिवक्ता ने सीएम योगी को खून से लिखा हुआ पत्र भेजा है। पत्र में उसने सोनभद्र में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर और उसकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि वो अपने एक दोस्त की जमीन के केस में पैरवी कर रहा था, जिससे नाराज होकर इंस्पेक्टर ने मुझ पर झूठे केस में फंसाने की धमकी दे डाली। यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में मथुरा में भी पुलिस ने परीक्षा को लेकर ब्रीफिंग की, जिसमें कई अधिकारी और कॉलेज के संचालक शामिल हुए। इस मीटिंग में आगामी परीक्षा को सफल बनाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। देखिए 17 और 18 तारीख को दो पारियों में परीक्षा होगी, कुल 4 पारियों में परीक्षा होगी और 37 परीक्षा केंद्र पूरे जनपद में बनाए गए हैं और 68,000 परीक्षार्थी इस परीक्षा में आवेदन किए हुए हैं जो परीक्षा देंगे, जिसके हिसाब से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हर परीक्षा केंद्र पर परीक्षा केंद्र व्यवस्थापक हैं, सहायक केंद्र व्यवस्थापक हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, स्टेटिक मजिस्ट्रेट हर परीक्षा केंद्र पर हैं। उसके अलावा सहायक परीक्षा नियंत्रक भी हर परीक्षा केंद्र पर पुलिस की तरफ से एक नामित किए गए हैं। उधर गोंडा के थाना शपिया के अंतर्गत दिन दहाड़े गोली चलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश को लेकर एक ही परिवार के 5 लोगों पर गोलियों से हमला कर दिया गया। हमले में एक महिला की मौत हो गई है, वहीं 4 लोगों की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। मौके की नजाकत को देखते हुए डीआईजी अमरेंद्र प्रताप सिंह घायलों से मिलने पहुंचे। ये देखिए, थाना छपिया क्षेत्र के महुली खोरी गांव में एक फायरिंग की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। जब मौके पर आकर यहां पर जांच की गई तो ये जानकारी हुई कि आसपास के 2 पक्षों में किसी बात को लेकर टीन शेड लगाने की बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके फलस्वरूप एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष में, जिसके घर में शादी थी, फायरिंग कर दी गई, जिसमें कुल 6 लोगों के घायल होने की सूचना पुलिस को मिली थी। उन 6 को यहाँ पे CSC ले जाया गया, जहाँ पर एक महिला जिसकी उम्र करीब 60 वर्ष बताई जा रही है, उनकी मृत्यु हो गई। शेष जो 5 लोग थे उन्हें जिला अस्पताल बेहतर उपचार हेतु रेफर किया गया है। छपिया थाना क्षेत्र के मौली खेरी गांव में घटना घटी है। ये दीपक जायसवाल पीड़ित पक्ष के लोग हैं। ये इनके यहाँ एक वैवाहिक कार्यक्रम है, तो जिसमें दोनों पक्षों, जो दूसरा पक्ष है हमलावर पक्ष है, उसके और इनके घर के बीच में गली है, जिसमें महिलाओं को स्नान करने के लिए इन लोगों ने टीन शेड लगाया था, इसलिए कि बाहरी मेहमान आए हुए थे और इसी बात को लेकर के दूसरा पक्ष हमलावर हुआ है और अंधाधुंध फायर की गई, जिसमें कि एक महिला की मृत्यु हो गई है। उधर मैनपुरी में पैसों के विवाद को लेकर एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद किया गया है। बता दें कि थाना घिरौर में कुछ लोगों ने राघवेंद्र नाम के युवक को घर बुलाकर लाठी डंडों से हमला किया था,
जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। बाद में इलाज के दौरान उस शख्स की मौत हो गई थी। उसी दौरान उनके घर के लोगों ने उसके साथ मारपीट की थी। वो गंभीर रूप से घायल हुआ था और उसके परिजन जब उसको हॉस्पिटलाइज्ड किए और वहाँ से जब उसको रेफर किया जा रहा था तो दौरान रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई थी। उनके घर वालों की सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया था और थाना पुलिस द्वारा जितने भी मुलजिम थे उन सभी के शत प्रतिशत गिरफ्तारी की गई है, तो जेल भेजा जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना इलाके में चोरों के हौसले लगातार बुलंद दिखाई दे रहे हैं। चोरों ने यहां 2 सगे भाइयों के घरों को निशाना बनाया। चोरों ने यहां से लाखों रुपयों की नकदी और सोने चांदी के जेवर पार कर दिए। बताया जा रहा है कि परिवार के सभी लोग जिस वक्त शादी समारोह में ग्रेटर नोएडा गए हुए थे, इसी का फायदा उठाकर चोरों ने घटना को अंजाम दे डाला। फिलहाल पुलिस तहरीर के आधार पर अपनी जांच कर रही है। भारत नेपाल की मित्रता को मजबूत करने के लिए महाराजगंज में 2 दिवसीय मैत्री महोत्सव का आयोजन किया गया। यह आयोजन संस्कृति पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश और स्थानीय जिला प्रशासन के सहयोग से हो रहा है। भारत नेपाल मैत्री महोत्सव 2024 के अंतर्गत सांस्कृतिक यात्रा सिद्धार्थनगर से होते हुए महाराजगंज होकर अन्य जिलों में जाकर संपन्न होगी। इस यात्रा के महाराजगंज जाने पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। महाराजगंज में इसको किस रूप में आप देखते हैं? क्या भारत नेपाल मैत्री महोत्सव 8 जनपदों में 21 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत जनपद महाराजगंज में 13 और 14 फरवरी को यह आयोजन आपको पीजी कॉलेज ग्राउंड में किया जा रहा है। इसमें भारत एवं नेपाल के फोक आर्टिस्ट्स और परफॉर्मर्स के द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है दोपहर 2 बजे से लेकर प्रतिदिन शाम 5 बजे तक। इस कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा किया जा रहा है और जिला प्रशासन इसमें सहयोग कर रहा है। आगरा के ताजमहल आने वाले पर्यटकों के साथ ठगी के मामलों को कम करने के लिए एसीपी ताज सुरक्षा अरीब अहमद ने सराहनीय पहल की है। जहां पुलिस ने गाइड और दुकानदारों को पर्यटकों के साथ अच्छा सलूक करने की शपथ दिलाई गई। इस दौरान थाना प्रभारी नीलम राणा ने यह संदेश दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति पर्यटकों के साथ गलत सलूक करता पाया गया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। आगरा में होने वाली एक अच्छी पहल के लिए किया गया, जो कि आगरा आने वाले पर्यटक के साथ कुछ मिस बिहेवियर किया जाता है, उनका हरासमेंट होता है, उनके साथ कुछ भी गलत होता है, तो उसे रोकने के लिए आज एक शपथ ली गई है प्रशासन के द्वारा। वो शपथ में ये है कि आज से हम कुछ भी सबसे पहले अच्छा करने के लिए हमें खुद को सुधरना पड़ेगा। तो वही पहल की स्टार्टिंग है। आज से हम सब ने प्रशासन के द्वारा शपथ ली गई है, जिसमें कि होकर वेंडर, गाइड्स, दुकानदार सभी शामिल रहे। उसमें शपथ में यह है कि आज से हम शपथ लेते हैं कि आने वाले पर्यटक को आगरा में एक अच्छी सुविधा दी जाएगी, उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया जाएगा, धोखाधड़ी नहीं की जाएगी। 13 फरवरी 2024 से ये पहल को स्टार्ट करा गया है और सर ने बताया है कि कोई भी हमारा पर्यटक आता है, चाहे हिंदुस्तानी हो चाहे विदेशी हो, उसके साथ सही सहयोग से काम करना है और उसे कोई शिकायत का मौका नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो परेशान होता है, प्रॉब्लम में आता है तो उसकी दिक्कत होती है, फिर जाके वो कंप्लेंट करी जाती है। इससे गाइड एसोसिएशन का नाम खराब होता है। और गाइड के साथ अगर पर्यटक आया हुआ है, उसकी फैमिली आई हुई है, वो आए हुए हैं यहाँ पर एंजॉय करने के लिए, अपनी परिवार को घुमाने के लिए, दिखाने के लिए, और ये पहल हर दुकानदार, हर रिक्शे वाला, हर ऑटो वाला, हर आपका जितना भी टूरिस्ट लाइन से जुड़ा हुआ आदमी है, उन सबके लिए है। पर्यटक सुरक्षा अभियान का आदरणीय पुलिस कमिश्नर महोदय के दिशा निर्देश अनुसार हमने शुरुआत करी है। यहाँ पर जितने भी येलो जोन में कार्यरत पर्यटन व्यवसाय से संबंधित स्टेक होल्डर्स हैं, सभी को बुलाकर पर्यटक सुरक्षा की शपथ दिलाई है। इस शपथ में यह है कि पर्यटक सुरक्षा को हमें सर्वोपरि रखना है, हमें पर्यटकों को सही सूचना उपलब्ध करानी है, किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी उनके साथ ना हो, इसका ध्यान रखना है और पर्यटक हित को सर्वोच्च मानकर काम करना है। ये गतिविधि लगातार 1 महीने तक हम चलाएंगे। सीएम डैशबोर्ड विकास और राजस्व कार्यों के क्रियान्वयन में महाराजगंज एटा के साथ साथ संयुक्त रूप से 3रे स्थान पर रहा, जबकि पिछले महीने महाराजगंज 7वें पायदान पर रहा था। लेकिन डीएम की तत्परता का नतीजा रहा कि जो जिले ने 4 स्थान की छलांग लगाते हुए 3रा पायदान हासिल किया। इस मौके पर डीएम अनुनय झा ने सभी अधिकारियों को बधाई दी। इसके लिए मैं सर्वप्रथम अपने सहयोगी अधिकारीगण, सीडीओ साहब, एडीएम साहब, एसडीएम, तहसीलदार, जितने भी विभागाध्यक्ष, उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय
जनप्रतिनिधि गणों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में और उनके सजेशन से हम लोग अच्छा काम कर पा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष ध्यान और बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। विशेष उनको ध्यान देते हुए बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। औरैया जिले के सहार थाना इलाके में दलित की हत्या के मामले में भीम आर्मी जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत नौटियाल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। मंजीत ने पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया। प्रशासन को चेतावनी देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अगली 20 तारीख तक अगर कार्रवाई नहीं हुई तो औरैया में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उधर लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का इल्जाम भी लगाया। मन में वार्ता हुई और जो भी इसमें दोषी हैं इसकी गंभीरता से जांच की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन सब चीज़ों पे चल रहा है। बाकी जो परिवार के लिए जो सशस्त्र लाइसेंस की हमने डिमांड रखी है और डूडा योजना के तहत में जो आवास वहाँ मिलना होता है सरकारी आवास, क्योंकि परिवार ये चाहता है कि हम लोग अब गांव में नहीं रहेंगे क्योंकि वहाँ दहशत का माहौल है। तो हम परिवार को ऐसी जगह नहीं रखना चाहते कि जहाँ पर फिर परिवार की हत्या हो या फिर कोई सब चीज़ें आगे बढ़ें। तो एक आवास योजना के तहत सरकार सिटी में एक उनको घर मिल जाए। अलीगढ़ में आप और हम राष्ट्रीय भ्रष्टाचार अपराध मुक्ति संगठन ने राष्ट्रपति के नाम डीएम के माध्यम से एसीएम प्रथम को ज्ञापन सौंपा है। ये प्रदर्शन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएस बेदी के नेतृत्व में हुआ। उन्होंने अपने ज्ञापन में मांग की है कि सरकार को वीर क्रांतिकारियों को भी भारत रत्न देना चाहिए। देखिए, आज अलीगढ़ में क्रांतिकारी संगठन आप और हम राष्ट्रीय भ्रष्टाचार अपराध मुक्ति संगठन ने ये मांग की है कि भारत सरकार से कि क्रांतिकारी वीरों को सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, सरदार उधम सिंह और गणेश शंकर विद्यार्थी जी के लिए, क्योंकि राजनेताओं को दिया जा रहा है। मोदी सरकार ने भी हाल ही में दिया, राज्य सरकार ने राजनेताओं को। तो मैं चाहता हूं कि वो सत्ता के सुख भोगने वालों को मिल सकता है, तो जिन्होंने लाठियाँ, गोलियाँ, फांसी के फंदे को चूमा, उनको क्यों नहीं? इतनी देर हो चुकी है, 75 साल से आज तक शहीदों को ना शहीद का दर्जा दिया गया है, नहीं इनके लिए भारत रत्न दिया गया है। तो माननीय मोदी जी से हमारी और माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से मेरा अनुरोध है कि इनको भारत रत्न दिया जाए। अगर सरकार भारत रत्न नहीं देगी वीरों को तो हम जगह जगह जाकर के संगठनों को एकत्र करेंगे, सामाजिक संगठनों को, और इसके फिर हमें मजबूरन विवश होना पड़ेगा। बस्ती में जल जीवन मिशन के कार्यों में काफी हीला हवाली दिखाई दे रही है। इस मिशन से जुड़ा काम हर हाल में मार्च 2024 तक हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक 50% काम भी नहीं हो पाया है। इस मिशन की जिम्मेदारी हैदराबाद और नोएडा की 3 एजेंसियों को दिया गया था, लेकिन यह मिशन अधर में लटका हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, आदाब। आप देखना शुरू कर दिए हैं प्राइम टीवी। हम आपको बताते चलें, नहीं बनी टंकियां, लक्ष्य से भटक गया है जल जीवन मिशन। प्रदेश में हर जनपद की तरह बस्ती जनपद में भी जल जीवन मिशन के तहत हर घर पेयजल पहुंचाने का कार्य हर हाल में मार्च 2024 तक पूरा हो जाना है, लेकिन जिले में केवल सिर्फ 50% ही कार्य पूरे हुए हैं। हमारे साथ आप बने रहिए। मोहम्मद टीपू, प्राइम टीवी, उत्तर प्रदेश, बस्ती। मिर्जापुर के कई इलाकों में बारिश के साथ ओले गिरे। सुबह से बारिश का सिलसिला कई इलाकों में जारी रहा। वहीं बारिश के चलते शहर का आवागमन अस्त व्यस्त नजर आया। सड़कों पर आवाजाही आम दिनों की अपेक्षा कम दिखाई पड़ी। बेमौसम की इस बरसात से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। नुकसान तो बहुत हो गया। जैसे सरसों का फूल चल रहा था वो फूल झड़ गया, पत्थर बर्फ भी पड़ा है, और उसके बाद रहर की खेती, मसूर की खेती एकदम बर्बाद हो गई। क्या कहना चाहेंगे इसे? देखिए, और महंगाई और भुखमरी बहुत बढ़ जाएगी बारिश से। धान की फसल कैसी हुई है? धान की फसल सही नहीं थी। बरसात कम होने की वजह से धान की फसल कुछ कम हुआ। इससे ओला से काफी किसानों को नुकसान होगा। शीतलहरी में जैसे गेहूं के फसल पे अगर पड़ेगा तो काफी नुकसान होगा। जैसे सरसों का तिलहन में देखा जाए, सरसों और दलहन में देखा जाए तो मसूर, चना और अरहर पे काफी ज्यादा नुकसान है। बर्फ तो काफी पड़ गया है। अब बीजापुर बर्फ तो पड़ गया, शीतलहरी भी बढ़ गई, काफी नुकसान हुआ, क्षति हुआ। किसानों के लिए बहुत बड़ी दुख की घड़ी है इस समय। और लखनऊ में एक शख्स ने पुलिस पर जबरन कार का चालान करने का आरोप लगाया। राजधानी के इंदिरा नगर निवासी राजन सोनी का आरोप है कि बीती 3 फरवरी को वो अपनी स्विफ्ट डिजायर कार से एमा मऊ से गुजर रहे थे। उसी दौरान
एक पुलिसकर्मी ने उनकी कार को रुकने का इशारा किया। आरोप है कि इस दौरान पुलिस ने नो पार्किंग जोन में कार खड़ी करने और ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर 3000 रुपए का चालान काट दिया। पीड़ित को इसका पता घर पहुंचने के बाद मोबाइल पर आए मैसेज से हुआ। फिलहाल अब पीड़ित न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। मेरी गाड़ी है मारुति डिजायर, जिस गाड़ी का नंबर है UP 32 NA 6308। मैं अहिमाबाद सुल्तानपुर रोड की तरफ से जा रहा था अपने पिताजी के साथ। मैंने सीट बेल्ट भी लगाई हुई थी, मेरे गाड़ी के पेपर भी कंप्लीट थे सारे। मैं ट्रैफिक को फॉलो करके भी चलता हूँ। मेरी गाड़ी की रफ्तार 20-25 की रफ्तार थी पहले गियर पर। मेरी गाड़ी को जो है अहिमाबाद चौराहे पर रोकी गई, पुलिस ने रोकी, मैंने रोकी थी। मैंने सर से पूछा मेरी गाड़ी क्यों रोकी गई। मेरी गाड़ी पे कोई मॉडिफिकेशन भी नहीं है, ना मैंने नो पार्किंग में भी लगाई है। सर ने बोला कि ज़्यादा बोलोगे तो मैं गाड़ी तुम्हारी सीज कर दूँगा। तो मैं वहाँ से चला गया क्योंकि मेरा फ़ोन ऑफ था। जब मैं घर पहुँचा तो मेरे मैसेज आया 3000 रुपये का चालान, जिस चालान में लिखा गया था नो पार्किंग रॉन्ग साइड और DL का। बल्कि मैं DL लेके चला था, मेरी गाड़ी नो पार्किंग में भी नहीं थी। मेरा सरकार से अनुरोध है ये चालान को माफ़ किया जाए क्योंकि ये चालान गलत काटा गया है। तो प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना है, लेकिन प्राइम TV पर खबरें लगातार जारी हैं।